Hello students, so this is the third lecture of classification and nomenclature और as discussed earlier अपन आज के लेक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना हेडिंग है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक तरीके से हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है, एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कंपैरिजन में कितनी हाइड्रोजन कम है ताकि पाई बॉन्ड वगैरह बनाए जा सकते हो। तो पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। जैसे अपन ने इथाइलिन ली तो इथाइलिन में कितने मोल में H2 सप्लाई करूं कि ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज हो जाए, एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज हो जाए। फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको मेरे को क्या करना है एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सेट करना है। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2, तो दो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी H2 चाहिए होंगी, दो H2 चाहिए होंगी। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा CH3 के अंदर। फिर अपन ने साइक्लोब्यूटेन लिया CH2 और CH2। मेरे को इसको किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज करना है, ब्यूटेन के ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो मेरे को कितनी H2 चाहिए होगी, किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन की कमी इधर, एक हाइड्रोजन की कमी इधर, इधर एक H2 चाहिए, मतलब एक मोल H2 यहां पर चाहिए। एक पाई बॉन्ड के लिए अपने को एक H2 चाहिए, तो दो पाई बॉन्ड के लिए कितने चाहिए होंगे, दो मोल H2 चाहिए होंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू convert the given compound into an open chain saturated हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए अपने पास तीन फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड और रिंग है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताएगा हमारे को। जैसे अपने लिए यहां पर इथाइलिन है, पहले वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इथाइलिन। एल्कीन का कॉमन नेम होता है एल्काइलिन्स, दूसरे का कॉमन नेम है एसिटाइलिन, नाम याद रखना है। इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन और लास्ट कंपाउंड हमारे लिए क्या है, साइक्लोब्यूटेन। थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां पर अपने पास क्या निकल कर आएगा, यहां पर इथाइलिन का 1, एसिटाइलिन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 और साइक्लोब्यूटेन का भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1। कितनी रिंग है, एक रिंग। कितने पाई बॉन्ड है, दो। कितने पाई बॉन्ड है, एक। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है कि कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड और रिंग है। और चौथा एग्जाम्पल अपने पास है बेंजीन का। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 + 1 दैट इज 4। 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग। तो ये तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट स्ट्रक्चर से। अब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बेस्ड है, कार्बन +1 माइनस H + X माइनस N/2। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। दो अपने पास तरीके हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के, या तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ हो
तो और स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ हो कि ना मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो, तो फिर अपने पास ये फार्मूला है। अब अगर अपन इस पे लगाएं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला, तो बेंजीन में कार्बन 6+1 -6 + 0 -0/2, तो ये x क्या है, x नंबर ऑफ हेलोजन एटम, n क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। कार्बन C कार्बन एटम के नंबर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का नंबर, x हेलोजन का नंबर और n नाइट्रोजन का नंबर। ऑक्सीजन का कोई काउंट नहीं है। 7 - 3 वापस कितना आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 4 आ गया। समझ में आई बात। तो अपने पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए। अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो पाई बॉन्ड और रिंग गिन लो, नहीं तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। गॉट माय पॉइंट। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं, 5th। क्या लिखा हुआ आ गया, नेफ्थलीन। साइक्लोब्यूटीन। 7th है प्रिज्मेन, प्रिज्म की तरह दिखने वाली एल्केन प्रिज्मेन, साइक्लोब्यूटीन। अब रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग का मतलब होता है हर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड। 2 रिंग और 3 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5। 2 तो रिंग है और कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 5। 2 रिंग और 5 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 + 2 7। फिर यहां पर साइक्लोब्यूटीन में बात करूं तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना नजर आ रहा है, 1 + 1 2, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2। प्रिज्मेन, प्रिज्मेन में कैसे निकालूंगा, तो प्रिज्मेन में एक और फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। यहां पर ध्यान दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस। 3D फिगर अगर अपने पास दी हुई है, एनक्लोज्ड 3D फिगर है, वॉल्यूम है जिसका खुद का, एनक्लोज्ड फिगर है जिसमें वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस। प्रिज्म के कितने फेस होंगे, 5। भाई 3 तो ये और ऊपर नीचे वाला मिला के 5 फेस, और बॉक्स कितना बन रहा है, 1, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं प्रिज्मेन के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का। सारे कार्बन 3 डिग्री है बेटा, सब पे एक हाइड्रोजन होगी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिज्मेन का मालूम है क्या आता है, C6H6, और C6H6 से भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 आएगा। बेंजीन का आइसोमर है, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H6 और प्रिज्मेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H6। तो नेफ्थलीन के अंदर रिंग मतलब हर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले हो गए, A, B और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C। अब एक बार पूरा का पूरा कॉपी करा दो। तो ये हमारे लिए टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उधर तक ले जाओ। तो देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इससे अपन क्या कंसेप्ट निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से कि कितने पाई बॉन्ड या रिंग है। अब फॉर्मूले लिख लें और अपन फॉर्मूले बेस्ड एनालिसिस पर चलें। जैसे अपने पास C4H6 है,
तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा C4H6 में। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन मोनोवेलेंट होता है जबकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, तो कार्बन एटम के चक्कर में एक हाइड्रोजन कम हो जाती है नाइट्रोजन लगाने पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4+1 माइनस 6/2 दैट इज 3। कितना आ जाएगा 2। 2 का मतलब क्या है कि C4H6 से अपन कितने कंपाउंड लिख सकते हैं। अब ये IIT का क्वेश्चन था बेटा, IIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि C4H6 दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पूछ लिया कितने कंपाउंड पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सिंबलाइज क्या करेगा, ये दो जो नंबर निकल कर आ रहा है, ये दो नंबर क्या निकल कर आ रहा है कि या तो अपन उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर 2 रिंग लगा सकते हैं, या फिर 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। अब 2 पाई बॉन्ड से अपन क्या बना सकते हैं, जैसे एल्काइन। ये फॉर्मूला अभी और धीरे धीरे जाकर दिमाग में आएगा। एक क्वेश्चन सबसे टफेस्ट करा रहा हूं, एल्काइन। जैसे 4 कार्बन एटम में एल्काइन क्या क्या बना सकते हो आप, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। 4 कार्बन एटम की चेन में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड के बीच में और सेकंड और थर्ड के बीच में। अब डाईइंस, 2 पाई बॉन्ड पे डाईइंस। डाईइंस मतलब 2 डबल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH और फिर CH2। 2 एल्काइन आ गई और 2 डाईइन आ गई। अब 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड के कारण अपन क्या बना सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। देखो 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम है। फिर क्या कर सकते हैं अपन, और एक CH3 इस तरीके से कर दें। फिर पाई बॉन्ड को इस CH3 वाले पे ले आए। फिर क्या कर सकते हैं, रिंग के बाहर पाई बॉन्ड लगा दें। चार कंपाउंड कौन से बन गए, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड वाले। अब 2 रिंग वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इधर ध्यान दो, कुछ कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं। एक तो बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे ऊपर। सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर 2 रिंग आ जाएं बेटा, एक फेस के साथ कॉमन। ये हमारे लिए बाईसाइक्लो कंपाउंड हो जाएंगे, जिनमें 2 रिंग हो और एक पाथ क्या हो जिनका कॉमन आ जाए। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। 2 रिंग एक फेस के साथ कॉमन आ जाए, उनको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड के बाद एक और कंपाउंड है जो अपन पढ़ेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। दोनों 2-2 रिंग वाले, बाईसाइक्लो कंपाउंड भी 2 रिंग वाले, स्पाइरो कंपाउंड भी 2 रिंग वाले, पर इनमें एक फेस कॉमन होगा। जैसे ये वाले फेस क्या है, दोनों रिंग के अंदर कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये पाई बॉन्ड नहीं है, चीज ध्यान रखना। ये कॉमन फेस बता रहा हूं, 2 रिंग का एक पाथ क्या है, कॉमन है। स्पाइरो में क्या होगा, 2 रिंग के अंदर एक एटम कॉमन आ जाएगा, एक एटम से जुड़ी हुई 2 रिंग्स। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। सबसे छोटा स्पाइरो कार्बन एटम के लिए कितने कार्बन चाहिए, 5।
स्मॉलेस्ट स्पायरो कंपाउंड ये है और स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड ये है 4 कार्बन एटम से। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पायरो कंपाउंड अपने को याद रखने। अब यहाँ पर 2 रिंग जो है, ये 2 रिंग से हम क्या बना सकते हैं, दिमाग में चलना चाहिए, बाईसाइक्लो या फिर स्पायरो। अब स्पायरो के लिए तो मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए, अभी बता रहा हूँ 5 कार्बन एटम। तो अपने पास अवेलेबिलिटी कितने की है, 4 कार्बन एटम की है, तो बाईसाइक्लो बना सकते हैं, स्पायरो नहीं बना सकते। बाईसाइक्लो कंपाउंड एक और बन जाएगा यहाँ पर, कौन सा, ये वाला। तो टोटल कुल मिला के कितने कंपाउंड पॉसिबल होंगे बेटा, 9। तो ये अपनी एप्लीकेशन है किसकी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, कि हमारे को मालूम पड़ेगा कि हम कितने कंपाउंड एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से बना सकते हैं, या ये कंपाउंड इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से बनेगा या नहीं बनेगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की एप्लीकेशन क्या है कि कंपाउंड कितने बन सकते हैं। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कंपाउंड सारे बन जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आइसोमर्स है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से बनने वाले अलग अलग कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, आइसोमर्स बोलते हैं। तो इनको बनाना अपने को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कब आएगा, जब अपन आइसोमर चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं एप्लीकेशन के तौर पे एक एग्जांपल खोलकर आपके सामने सिखाया, ठीक है, नोट डाउन करो पूरा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की एप्लीकेशन है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और निकालना अपन सीखते हैं। 3 फॉर्मूले अपने पास आ ही गए, जैसे H C डबल बॉन्ड O और CH3 एसिटाल्डिहाइड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 1। साइक्लोहेक्सेन कौन सा ग्रुप जोड़ दूं, कीटोन, और कौन सा जोड़ दें, साइनाइड, और कौन सा जोड़ दें यहाँ पर, बेंजीन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 रिंग और पाई बॉन्ड कितने, 3 पाई बॉन्ड बेंजीन वाले, 2 ये 5 और 1 6, 6 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, 8 आ गया आंसर। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 रिंग है। स्पायरो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 रिंग है, 2। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, 5, 4 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। टेट्रा साइनो इथाइलिन। इथाइलिन क्या होती है, डबल बॉन्डेड एल्कीन, 2 कार्बन एटम की एल्कीन, और साइनो मतलब 4 साइनाइड ग्रुप। कार्बन से लिंकेज है तो साइनाइड, नाइट्रोजन से लिंकेज है तो आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कितने पाई बॉन्ड है, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9। फिर क्यूब की तरह दिखने वाली एल्केन क्या बोलते हैं, क्यूबेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C8H8। कितने फेस हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस, 6 - 1। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 4 तो वॉल्स और 1 ऊपर वाली फ्लोर और रूफ, कितने हो जाएंगे, 6, 6 - 1, एक बॉक्स बन रहा है, कितना आ जाएगा, 5। इस वाले से अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालूं तो मैं क्या हो जाएगा, 8 + 1 -8 + 0 -0/2, कितना हो जाएगा, 9 - 4, वापस 5 आ गया कि नहीं आ गया,
दोनों फॉर्मूले से। आओ इधर, ठीक है, एक बार कॉपी करा दो। ये हमारे लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फंडा होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनने प्लस रिंग गिननी प्लस 1/2 जोड़ देना इनटू चार्ज, जितने चार्जेस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर रेडिकल आ जाए, कैटायन एनायन या रेडिकल के केस पे 0.5 जोड़ देना। कैसे? जैसे एग्जांपल अपने पास पहला है HC डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? 1.5। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की इधर कमी है। एग्जांपल 2 बता रहा हूं, फॉर्मिक एसिड है तो एनायन का मतलब एक हाइड्रोजन कम है, यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 होगा। एक हाइड्रोजन इससे और कम हो गई तो 0.5 और ऐड हो जाएगा। सेकेंड है अपने पास बेंजीन रिंग, कार्बन पॉजिटिव चार्ज और 2 हाइड्रोजन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या लिखूं? 4.5। 4 तो बेंजीन के लिए और 1 इस पे हाइड्रोजन कम है। कैसे? अगर अपन फोर्थ थर्ड एग्जांपल लिखें टॉलीन, तो 1 हाइड्रोजन इधर कम हो गया कि नहीं? इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 4। तो इसका कितना होना चाहिए? 4.5 होना चाहिए, क्योंकि H2 की जगह पे इस बार सिंगल एक H एटम की कमी है। तो जितने भी कैटायन और एनायन हो उसके हिसाब से क्या करना है? 1/2 अपने को वहां पर ऐड कर देना है। जैसे यहां ध्यान दो, फिनोल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना नजर आ रहा है? 4। प्रोटॉन बाहर निकाला और क्या बना दिया? फिनॉक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनोल, और फिनोल से प्रोटॉन निकलने के बाद जो कंपाउंड आयन बनता है इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में फिनोल से 1 हाइड्रोजन और कम कर दी तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 4.5। एक हाइड्रोजन एटम कम करा है, H2 कम नहीं करा है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। ये कंपाउंड है अपने पास, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 रिंग और 5 पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 + 5। कितना आ जाएगा आंसर? 8। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कुछ एग्जांपल हो गए, कॉपी कर लो एक बार। यहां पर कैटायन होगा तो भी डॉट पॉजिटिव चार्ज, डॉट होगा तो भी +0.5 और नेगेटिव होगा तो भी 0.5 ऐड होगा। ये बातें हो गई पूरी की पूरी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को लेकर। अब किस तरीके से अपन IUPAC नेमिंग की स्टार्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप नेमिंग मेथड पर आ जाते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नेमिंग के जो मेथड है बेटा वो 3 तरीके से, एक तो होता है ट्रिवियल नाम, जो सबसे एंशिएंट या ओल्ड नेमिंग मेथड है, जहां पर कंपाउंड को उसकी अक्रेंस सोर्स के अकॉर्डिंग नेम दिया गया था, सबसे पुराने नेम्स। फिर ट्रिवियल नेम्स को ही थोड़ा सा सिस्टमैटिक
वे में जमा कर कॉमन नेम्स, और फिर थर्ड हमारे पास आती है IUPAC नेमिंग। तो सबसे पहले अपन आपको ट्रिवियल नेम्स की थोड़ी सी जानकारी देंगे, और ट्रिवियल नेम सबसे एशिएंट नेमिंग मेथड है। किस तरीके से अपने पास ट्रिवियल नेम है, तो अपन ट्रिवियल नेम की हेडिंग डाल लो कंपाउंड, उसका ट्रिवियल नेम, और वो कंपाउंड कहाँ से आया है, सोर्स या फिर उसकी अकरेंस या यूज के अकॉर्डिंग। एक टेबल अपन यहां पर ट्रिवियल नेम की बनाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड कौन सा लिख रहे हैं, CH4 मीथेन। मीथेन को बोला जाता है मार्श गैस। क्या बोला जाता है, मार्श गैस। मार्श गैस क्यों, क्योंकि मीथेन कहां से मिली, मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब दलदली जगह, दलदल में से मिलने वाली गैस जो थी वो थी मीथेन। फिर अपन ने बात करी CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वुड स्पिरिट। कॉमन नाम क्या है, वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट नाम क्यों है, क्यों, क्योंकि ये कहां से आई, डिस्टिलेशन ऑफ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं ऑफ वेट वुड। आगे चल के 12th क्लास में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वहां पर आपको पढ़ाऊंगा गीली लकड़ी को जब अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से करते हैं तो पायरोलिग्नियस एसिड मिलता है, पायरोलिग्नियस एसिड। गीली लकड़ी को जब अपन डिस्टिल करते हैं, बिना जलाए हाई टेम्परेचर पे गीली लकड़ी को हीट किया, तो गीली लकड़ी से क्या होगा, एक यूँ मान लो एक लिक्विड बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं पायरोलिग्नियस एसिड। वो पायरोलिग्नियस एसिड के अंदर कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसके, एसिटिक एसिड के, और मीथेनॉल के, और वाटर के। फिर इन्हें आपस में अपन क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, और क्या बनाते हैं, मीथेनॉल बनाते हैं। तो वेट वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिला था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को बोला जाता है बेटा ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल जो वाइन वगैरह के अंदर जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। जो शराब वगैरह बनाते हैं उसके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका होता है, इथाइल अल्कोहल का। ग्रेन अल्कोहल क्यों, क्योंकि ये कहाँ से बनाते हैं अपन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन वेस्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स के फर्मेंटेशन से बनने वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं अपन, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। फिर अपने पास एक कार्बन एटम का एसिड आता है HCOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये मिलता है हमारे को फॉर्मिका से। फॉर्मिका का मतलब क्या है, लाल चींटी, रेड आंट। डिस्टिलेशन करेंगे रेड आंट का तो मिलने वाले लिक्विड के अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का होगा। फिर 2 कार्बन एटम का एसिड CH3COH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। 2 कार्बन एटम के एसिड को क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे। एसिटिक एसिड क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से मिलता है, एसिटम से। एसिटम का मतलब क्या होता है बेटा, विनेगर, सिरका, यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जो एसिड होते हैं ये होते हैं सोर टू टेस्ट, खट्टे होते हैं। तो आपने देखा होगा चाइनीज फूड जैसे चाउमीन है, मंचूरियन है, इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। विनेगर क्यों, क्योंकि एक तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रिजर्वेटिव के रूप में होती है कि एसिड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जन्म नहीं ले पाते। तो एसिड एक तो एज अ प्रिजर्वेटिव काम में आएगा, और एक टेस्ट एनहांसर के रूप में वो क्या करेगा, उसमें खट्टापन ला देगा। इसलिए विनेगर से एसिटम, एसिटम शब्द से आया एसिटिक एसिड। जैसे प्याज वगैरह होते हैं, होटल में जो प्याज होता है सिरका प्याज, क्यों, क्योंकि प्याज को अगर अपन काट के रख देंगे तो काला पड़ जाता है। अब वो काला ना पड़े तो उसको क्या करते हैं अपन, विनेगर में डाल के रख देते हैं, ताकि उसको क्या हो, प्रिजर्वेटिव के रूप में रहे वो। आगे बात समझे, तो एसिटिक एसिड हो गया। फिर 4 कार्बन एटम का एसिड है, इसका नाम पड़ता है ब्यूटायरिक एसिड।
ब्यूटायरिक एसिड क्यों? क्योंकि ये कहां से आया था? फ्रॉम फर्मेंटेशन फ्रॉथ फ्रॉम बटर। अगर अपन ने दूध से निकाला हुआ जो सफेद मक्खन होता है उसको सड़ने छोड़ दिया तो उस पर क्या होता है? झाग से बनने लग जाते हैं, और उन झाग में किसकी कंस्टिट्यूशन प्रेजेंस रहती है? ब्यूटायरिक एसिड की। तो ये ब्यूटायरिक एसिड वाली बात होगी। फिर 5 कार्बन एटम के एसिड का नाम आता है, इसको बोलते हैं वेलेरिक एसिड। 5 कार्बन एटम के एसिड को क्या बोलेंगे? वेलेरिक एसिड। क्यों? कहां से मिलता है? फ्रॉम वेलेरियन रूट्स। यहां तक कॉपी करो पहले, फिर और आगे बात करते हैं। तो कुछ और कंपाउंड पर बात करते हैं। कंपाउंड, ट्रिवियल नेम, सोर्स और अकरेंस। फिर अपने पास 6 कार्बन एटम का एसिड है, कैप्रोइक एसिड। कहाँ से मिलता है? कैप्रस। कैप्रस माने गोट, बकरी। फिर COH, CHOH, CHOH और COH, इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। कहाँ से आता है? फ्रॉम टार्टर। दांतों में जमा गंदगी, पीलापन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? टार्टर। टार्टर से बनने वाले एसिड को क्या बोलते हैं? टार्टेरिक एसिड। फिर आता है CH2, COH, COH, CH2COH, और यहाँ पर एक और OH लगा दें, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। धीरे धीरे बेटा नाम याद होंगे। कहाँ से आता है? फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, एक्सेट्रा। सिट्रस फ्रूट्स में से बनने वाले एसिड को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। फिर C डबल बॉन्ड हो, NH2 और NH2, इसको क्या बोलते हैं? यूरिया। यूरिया से कहाँ से आता है? फ्रॉम यूरिन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लिखिए यहाँ तक। तो यहां बात कर रहे थे अपन ट्रिवियल नेमिंग की, और कुछ ट्रिवियल नेम लिखा है मैंने आपको सोर्स के अकॉर्डिंग। अब इन ट्रिवियल नेम को ये क्या है बेटा? कॉमन नेमिंग के अंदर इनकलकेट किया है। बट कॉमन नेमिंग अपन आपको पढ़ाएंगे IUPAC नेमिंग पढ़ाने के बाद। अब अपन अपने फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे। अच्छा, ट्रिवियल नेम क्यों दिए गए भाई? पहला थोड़ी ऐसे थोड़ी हुआ था कि एक ही दिन में 1000 या 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए। धीरे धीरे कंपाउंड डिस्कवर होते गए, जहां से कंपाउंड डिस्कवर होते गए उसके अकॉर्डिंग उनका क्या करते गए? नाम करते गए। फिर जब बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो गए तो फिर अपने को एक सिस्टमेटाइज्ड नेमिंग मेथड की यूज पड़ी, तो उसमें कॉमन नेमिंग इनकलकेट कर दी। फिर ऐसा हुआ कि यार इस कंट्री और उस कंट्री, 2 कंट्री में 2 अलग अलग कंपाउंड के नाम हैं, तो फिर दिक्कत हो जाए। तो फिर एक यूनिफाइड अपन ने नेमिंग मेथड यूज किया, IUPAC नेमिंग। और IUPAC का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? IUPAC नेमिंग बोलते हैं। अब सबसे पहले IUPAC नेमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं कि किसी भी IUPAC नेम, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम किस तरीके से लिखा जाता है। तो उसका एक सेट फॉर्मेट है बेटा अपने पास। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? प्रीफिक्सेस।
फिर क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स है एक ही तरीके का, बट मैं उसको दो पार्ट में क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरीके के होंगे, एक तो होगा बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए, टू शो द मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की मेन स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी, जैसे साइक्लिक अगर स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। अगर अपने पास बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो बाईसाइक्लो यूज करेंगे, और अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो यूज करेंगे। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम चलता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। फिर आता है अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स, जहां से नाम की शुरुआत होती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं, फॉर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। फॉर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कहीं पे ब्रोमीन लिखा हुआ है तो उसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा ब्रोमो। फिर कहीं पे NH2 लिखा हुआ है उसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा अमीनो। ये एग्जांपल बता रहा हूं अभी। कहीं पे CH3 लिखा हुआ है तो उसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा मिथाइल। कहीं पे CH2CH3 लिखा हुआ है तो उसके लिए सफिक्स हो जाएगा इथाइल। कहीं पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है साइड चेन के रूप में तो उसके लिए सफिक्स हो जाएगा फिनाइल। इस तरीके से तो किसके लिए, फॉर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। अब वर्ड रूट पर बात करते हैं। वर्ड रूट किसके लिए लिखा जाता है, टू शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होती है, कंपाउंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम एक चेन में ले लेते हैं ताकि साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या हो, कम हो जाए, और उसको क्या बोला जाता है, पेरेंट चेन बोला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, 2 कार्बन एटम को सिंबलाइज करने के लिए एथ, 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन एटम के लिए नॉन, 10 कार्बन एटम के लिए डैक, 11 कार्बन एटम के लिए अनडैक, 12 कार्बन एटम के लिए डोडैक। वैसे डैक तक ही सिलेबस में है पर डोडैक तक लिखवा दिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड रूट से। और वर्ड रूट क्या है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग क्या है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो अपन सफिक्स लगाएंगे ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स लगाएंगे YNE। ये होते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और बिना वर्ड रूट और बिना 1 डिग्री सफिक्स के कोई भी नाम पॉसिबल नहीं है। ये कैन बी और कैन नॉट बी, ये कैन बी और कैन नॉट बी, बट किसी भी नाम के अंदर 2 चीजें तो होंगी होंगी, एक तो वर्ड रूट और एक 1 डिग्री सफिक्स। ये 2 चीजें किसी भी IUPAC नेमिंग में किसी भी कंपाउंड के प्रेजेंट होगी ही होगी। अब 2 डिग्री सफिक्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ये किसके लिए लिखेंगे, फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे COH बनेगा तो ओइक एसिड, आगे चल के धीरे धीरे OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अपन लिखेंगे ऑल, CHO है तो अल, C डबल बॉन्ड O है तो ओन, NH2 मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अमीन, और एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे ऐसे। कुछ एक एग्जांपल लिखा है। मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा। प्रायोरिटी वगैरह, फंक्शनल ग्रुप वगैरह बहुत बात की बात है।
पर अपने पास ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो होगा कि किसी भी IUPAC नाम में इस तरीके से शुरुआत करनी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो एक पूरा का पूरा एक बार नोट डाउन करवाओ। तो देखो ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा, इसी में अपन छोटे छोटे अमेंडमेंट करते जाएंगे और नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्केन के IUPAC नेमिंग से, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिखो, IUPAC नेमिंग ऑफ ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC नेमिंग ऑफ ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या अपन दूसरे शब्दों में इसको किस नाम से जानते हैं, एल्केन्स। अब देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो केवल और केवल, पाई बॉन्ड नहीं हो। तो किस तरीके से नेमिंग अपने पास IUPAC आएगा, एल्क तो वर्ड रूट और सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो बेसिकली नाम किस तरीके से चालू होता है, एल्केन मतलब एल्क वर्ड, वर्ड रूट और एन। सबसे पहले अपने पास कुछ रूल्स डिफाइन हैं किसी भी कंपाउंड के नेमिंग के लिए, और सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। कंपाउंड के अंदर हमारे को क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन करना है। तो अपन कौन सी चेन पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करेंगे, इसके 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, कार्बन चेन विच इंक्लूड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडेड हो। अब ऐसी 2 चेन मिल जाएं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएं, तो फिर अपन वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन्स। फिर थर्ड रूल क्या होगा, अभी ये लिख लेंगे अपन, समझाऊंगा ये सेकंड और थर्ड रूल बाद में। सबसे पहले तो कौन सा रूल पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट वाला। जब ये सेकंड रूल भी फेल हो जाएगा तो फिर कौन सी कार्बन चेन लेंगे, कार्बन चेन विद लोएस्ट लोकेट नंबर टू द साइड चेन। मतलब ऊपर के दोनों रूल नहीं लग पा रहे हो, दोनों से सेम आंसर आ रहा हो, तो फिर कौन सा रूल लगाएंगे, थर्ड रूल लगाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यों लिए जाते हैं किसी चेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इसलिए लिए जाते हैं ताकि साइड चेन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। जैसे किसी में साइड चेन नहीं है तो कुछ नाम अपन किस तरीके से लिखेंगे, जैसे CH4 है तो एक कार्बन एटम के लिए मिथ और सफिक्स क्या लगेगा, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। CH3 इथ प्लस एन, नाम क्या बन जाएगा, ईथेन। 3 कार्बन एटम प्रोपेन, 4 कार्बन एटम ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम पेंट प्लस एन पेंटेन, 6 कार्बन एटम हेक्सेन, 7 कार्बन एटम हेप्टेन और सो ऑन। इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही चेन प्रेजेंट है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की कब जरूरत पड़ेगी, जब साइड चेन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि CH3 CH CH2 CH3 और CH2 CH3। बहुत आसान एग्जांपल लिया है। अब इसमें क्या है, 2 पेरेंट कार्बन चेन ले सकते हैं। एक तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाली हो सकती है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम।
और एक पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरीके से एल शेप वाली। इसमें कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 5 कार्बन एटम। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, रेड वाली। ये अपने लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सिलेक्शन। तो पहले तो अभी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना सिखा रहा हूं, नेमिंग वेमिंग बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 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 और CH3। तो अब पेरेंट कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट करूं चाहे ये वाली सेलेक्ट करूं, अपने लिए पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये। क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन एटम। अगर यहां से लूं तो ये अपने लिए गलत हो जाएगा इस बार। क्यों हो जाएगा गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 8 कार्बन एटम आ रहे हैं। यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं, 9 कार्बन एटम आ रहे हैं। ये लूं चाहे ये वाली लूं, एक ही बात है। यहां से यूं लूं चाहे ये सीधी वाली लूं, एक ही बात है, दोनों में 9 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम एक चेन में ले लो। ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम एक चेन में लेने से क्या मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ साइड चेन है उसके अंदर कार्बन एटम क्या होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। तो एक बार पहले पूरा नोट डाउन कराओ, इधर ध्यान दो, लिखवाओ एक बार पूरा। तो ये तो बात हो गई हमारे लिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की। और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। थर्ड एग्जांपल है, आप सेलेक्ट करो फोर्थ फाइव सिक्स और 3 4। अटेम्प्ट करो एक बार आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, आप खुद सोचो एक बार। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में क्या है, यहां पर एक चेन तो अपन ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, 6 कार्बन एटम्स इसके अंदर। और एक अपन कौन सी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके साथ यूं एक ही बात है। इसमें कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने कार्बन एटम है, 7। तो 7 कार्बन एटम वाली सेलेक्ट हो जाएगी, 6 वाली सेलेक्ट नहीं होगी। कौन सी सेलेक्ट हो जाएगी अपनी, 7 कार्बन एटम वाली। अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अपने पास पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है, एक तो ये ब्लू वाली। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने नजर आ रहे हैं इसमें, 7 नजर आ रहे हैं मुझे। और कितनी साइड चेन है, 1 और 2, 7 कार्बन एटम प्लस 2 साइड चेन। इस बार मैंने 2 साइड चेन क्यों लिखी है, क्यों, क्योंकि मैं यहां पर अभी आपको एक चीज और बताऊंगा कि एक चेन ऐसी और है जिसमें 7 कार्बन एटम्स आ सकते हैं। और साइड चेन कितनी हो गई इस पे, 1 2 और 3, 7 कार्बन एटम प्लस
3 साइड चेन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर आ जाए तो फिर बात किस पर चल जाएगी, नंबर ऑफ साइड चेन पे। तो ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा और ये हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन। आई बात समझ में? तो ये वाली चीज हमारे को ध्यान रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम से अगर 2 चेन आ रही है तो फिर वो चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम के साथ ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो। लिखो यहां तक। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। 5 और 6 में अगर अपन देखें तो एक तो अपने पास ये लंबी वाली चेन नजर आ रही है, कितने कार्बन एटम वाली है, 7 कार्बन एटम्स। एक और चेन नजर आ रही है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स, 7 और 8। अब मैं कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, ब्लू वाली। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने लिए कौन सी सेलेक्ट हो जाएगी, 9 वाली, ब्लू वाली। आगे बात समझ में? और यहां पर तो कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है, ये वाली भी एक ही चीज है और ये भी एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले लो, सेम आइडेंटिकल पेरेंट कार्बन चेन से। तो यहां पर पेरेंट कार्बन चेन का अपन ने यहां पर सिलेक्शन सीख लिया। अगली बात नंबरिंग रूल पढ़ेंगे, यहां तक नोट डाउन करो पहले। तो आज तो बेसिकली एक फ्रेम सीखा है और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की कुछ छोटी छोटी बातें करी हैं। नेमिंग लिखनी अभी भी हमारे को नहीं आई है, ट्रिवियल नेमिंग तक पढ़कर आओ। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और इसके बाद नंबरिंग कैसे की जाएगी साइड चेन पे, और फिर उनको इनकलकेट करके नाम कैसे लिखेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज इतना ही पढ़ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये जितनी भी बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारी की सारी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना। 4th क्लास अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वहाँ पे अपन नंबरिंग रूल, प्रीफिक्स रूल और एल्केन की अपन नेमिंग बहुत पूरी की पूरी मतलब मालूम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।